जब वाशिंगटन, मॉस्को, तेहरान और तेल अवीव एक दूसरे पर दबाव बढ़ा रहे हों तो सवाल ये नहीं रहता कि ताकत कहाँ है। असल सवाल ये बन जाता है कि सालिस कौन बनेगा। और इस वक्त अंकारा इस सवाल का एक अहम जवाब बनकर सामने आ रहा है। एक सरबराही इजलास, 32 नेटो ममालिक और दुनिया के 3 बड़े बहरान यूक्रेन, ईरान और गजा। मगरबी ताकतों का इत्तेहाद अब एक नए मोड़ पर खड़ा है, जहां ये सवाल सिर्फ यूरोपीय दफा का नहीं बल्कि ये है कि क्या तुर्की अब सिर्फ एक नेटो मेंबर नहीं बल्कि मगरबी ताकतों और मुस्लिम दुनिया के सियासी और सफारती माहौल के दरमियान एक अहम डिप्लोमेटिक ब्रिज बन रहा है। आज का प्रोग्राम इसी सवाल पर है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरहान असलम और आप देख रहे हैं बरतानिया से फरहान असलम अनफिल्टर्ड। 7 और 8 जुलाई 2026 को नेटो लीडर्स तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में जमा हो रहे हैं और ये समिट इस वक्त प्रेसिडेंशियल कंपाउंड में मुनक्किद की जा रही है। बाज़ाब्ता तौर पर नेटो समिट, नेटो यूनिटी, डिफेंस स्पेंडिंग, यूक्रेन सपोर्ट और आर्टिकल 5, जबकि रूसी डेटरेंस और कलेक्टिव डिफेंस के जो अहम नुकात हैं उनके इर्द गिर्द हमें ये नेटो समिट घूमती नज़र आएगी। जो मोतबर डिप्लोमेटिक ज़राए हैं उनके मुताबिक समिट के हतमी ड्राफ्ट की ज़ुबान में जो आर्टिकल 5 की कमिटमेंट है उसको एक बार फिर दोहराया जाएगा। यूक्रेन को मिलिट्री सपोर्ट जारी रखने पर जोर दिया जाएगा और रूस को यूरो अटलांटिक खत्ते के लिए एक बड़ा ख़तरा यानी कि मेजर थ्रेट करार दिया जाएगा। इसके साथ ही आलमी सफारती बयानी के ऐन मुताबिक ईरान को ये सख्त वार्निंग दी जाएगी कि वो न्यूक्लियर वेपन डेवलप ना करे और स्टेट ऑफ हार्मोज में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को किसी किस्म के खतरे में न डाले। लेकिन गैर रस्मी तौर पर यह सरबराही इजलास तुर्की के लिए एक गैर मामूली स्ट्रेटजिक स्टेज बन चुका है। सदर अर्दगान दुनिया को ये दिखाना चाहते हैं कि उनका मुल्क अब सिर्फ मगरबी इत्तेहाद का एक हिस्सा यानी कि ईस्टर्न फ्लैंक तक महदूद नहीं है। तुर्की अब एक अहम ब्रिज स्टेट बन चुका है जो नेटो का मजबूत रुकन भी है, रूस से बराह रास्त बात करने के लिए एक आरामद चैनल भी है और ईरान का एक अहम तरीन पड़ोसी भी है और मुस्लिम दुनिया की सियासी और सफारती ज़ुबान समझने वाला एक अहम और बाअसर एक्टर भी है। यही अंकारा समिट की असल स्ट्रेटजिक स्टोरी है। आइए इस ग्रैंड जो स्ट्रेटजिक मैप है इसको समझने की कोशिश करते हैं। तुर्की आज 3 मेजर स्ट्रेटजिक किरदार जो है वो एक साथ अदा कर रहा है। पहला किरदार नेटो के अंदर, दूसरी सबसे बड़ी फौज यानी पूरे अलायंस के जो साउथ ईस्टर्न फ्लैंक है उस पर एक इंतहाई अहम मिलिट्री पावर है वो। दूसरा उसका किरदार रूस और यूक्रेन के माबैन एक मुमकिना सिफारती चैनल के तौर पर है यानी कि एक फंक्शनल चैनल, वो रास्ता जो मुस्तकिल अमन की तो ज़मानत नहीं देता मगर बातचीत के इम्कान को हमेशा जिंदा रखता है। तीसरा जो किरदार है तुर्किया का वो एक उभरती हुई दिफाई सनती ताकत का है। ड्रोन्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स और बहरी प्लेटफॉर्म्स ने तुर्की को अब एक सिर्फ खरीदारी नहीं बल्कि एक बड़ा प्रोड्यूसर भी बना दिया है। और ये समिट एक ऐसे दौर में हो रही है जिसे बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के माहिरीन सुपर ताअत्तुल का दौर या जो स्ट्रेटजिक स्टेलमेंट का एक पीरियड है वो उसका नाम देते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर आप शतरंज खेलते हैं तो आपको मालूम होगा कि एक मौके पर ऐसा हो जाता है कि आप कोई भी चाल चलें तो दोनों खिलाड़ी एक दूसरे को शिकस्त देने के मोड में नहीं होते हैं। यानी कि ऐसी जगह पर गेम आके अटक जाती है या ऐसी जगह फंस जाती है जहाँ पर कोई भी किसी को फैसले को शिकस्त देने के जो सिचुएशन में वो नहीं होता। इस वक्त दुनिया में भी एक ऐसी सूरत हाल है। अमेरिका ताकतवर ज़रूर है मगर वो हर जंग का हतमी नतीजा नहीं निकाल पा रहा है। रूस जौहरी ताकत होने के बावजूद भी इस वक्त हमें यूक्रेन में फंसा दिखाई देता है और दूसरी तरफ ईरान पर शदीद मिलिट्री प्रेशर के बावजूद भी ईरान ने अब तक हथियार नहीं फेंके हैं और ना ही झुकने का कोई इशारा दिया है। जब बड़ी ताकतें इस तरह के ताअत्तुल का शिकार हों तो मिडिल पावर्स यानी कि जो वस्ती ताकतें हैं वो एक उनके लिए एक बड़ा जो पॉलिटिकल खला पैदा हो जाता है और जो इंटरमीडिएट पावर्स हैं और तुर्की इस रोल को अदा करते हुए इसी खला को अपने मुफादात के लिए इस्तेमाल कर रहा है। सदर अर्दगान का जियोपॉलिटिकल पैगाम जो है वो बहुत वाज़ेह है। अगर नेटो को एक मुकम्मल 360 डिग्री सिक्योरिटी अलायंस बनना है तो उसे सिर्फ रूस के फ्रंट को नहीं देखना होगा, उसे यूक्रेन, ईरान, खलीज फारस, गजा और लिबनान के बहरानों को भी अपने एजेंडे में शामिल करना होगा।
यही अर्दवान की वो सफारती पेश कदमी है जिसे माहिरीन डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव कह रहे हैं। वो नेटो इत्तेहादियों से साफ कह रहे हैं कि आप तुर्की को सिर्फ एक बॉर्डर गार्ड या फौजी अड्डे की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आप अंकारा पर दिफाई पाबंदियां यानी कि डिफेंस ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस भी आयद रखें और फिर तुर्की से यूरोपीय दिफा का बोझ भी उठवाएं। ये तवाज़ुन अब ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। तुर्की का मुतालबा यह है कि उस पर लगाई गई तमाम पाबंदियां मुस्तकिल तौर पर ख़त्म की जाएं और उसकी दिफाई सनत को मगरबी सिक्योरिटी ढांचे का मरकज़ी हिस्सा माना जाए। ब्लैक सी एक्सेस, मेडिटेरियन में जो उसकी पोजीशन है, सीरिया और ईरान बॉर्डर और जो कॉक्सस लिंक है और नेटो की जो सेकंड लार्जेस्ट आर्मी है, इसके तौर पर तुर्की को तस्लीम किया जाए। और उर्दगान का पैगाम बहुत सादा है कि अगर यूरोप को पायदार सिक्योरिटी चाहिए तो उसको तुर्की को नज़रअंदाज करना बंद करना होगा। नेटो के साथ होने वाले डिफेंस इंडस्ट्री फोरम में भी यही सवाल मैं समझता हूँ कि मरकज़ी रहेगा कि बढ़ते हुए डिफेंस जो बजट्स को एक्चुअल मिसाइल्स, ड्रोन्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स, एमुनेशन, जॉइंट प्रोक्योरमेंट और इंडस्ट्रियल डेटरेंस में कैसे बदला जाए। रूसी जो जंग है रूस और यूक्रेन की, इसमें तुर्की का किरदार बाकी तमाम नेटो जो ममालिक हैं उनसे बहुत मुख्तलिफ रहा है। तुर्की ने यूक्रेन की इलाकाई खुद मुख्तारी की खुलकर हिमायत की है और उसे दिफाई सप्लाई भी फराहम की है। ब्लैक सी में रूसी असर रसूख को रोकने के लिए तुर्की ने जो मॉन्ट्रो कन्वेंशन के तहत अपनी पोजीशन का एक भरपूर इस्तेमाल भी किया है सारी जंग के अंदर, लेकिन इसके बावजूद भी तुर्की ने रूस के साथ अपने बातचीत के जो राब्ते हैं उसे कभी बंद नहीं किया है। यही अंकारा का सबसे बड़ा कार्ड है। वाशिंगटन ब्रसल्स के लिए पुतिन से बराह रास्त बात करना सियासी तौर पर इंतहाई हसास है। अंदरूनी सियासत में भी ज़ाहिर है कि उनको इफेक्ट करता है, जबकि मॉस्को का मगरबी यूरोप पर जो इतमाद है वो भी बहुत कम हो चुका है। ऐसे में अंकारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनकर उभरता है जहां दोनों फरीकैन कम से कम एक मेज़ पर बैठने का इम्कान रखते हैं। तुर्की पहले भी इस्तांबुल अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी कर चुका है और आज भी तुर्की रूस के साथ एक कारआमद डिप्लोमेटिक चैनल बरकरार रखे हुए है। ये सिफारतकारी जंग के फौरी खात्मे की जमानत तो दिखाई नहीं देती, मगर इस बटी हुई दुनिया में बातचीत का एक फाल रास्ता बरकरार रखना खुद एक बड़ी ताकत बन जाता है। अब जरा मशरिक़ वस्ता की तरफ आइए। ईरान और इसराइल के हालिया फौजी तनाव ने यह साबित कर दिया है कि खलीज की सिक्योरिटी अब सिर्फ रियाद, तेहरान या वाशिंगटन का अंदरूनी मामला नहीं रही। यह तुर्किया का भी बराह रास्त मसला है, क्योंकि तुर्की ईरान का पड़ोसी है और वो शाम, इराक और ब्लैक सी के मिलाप के ऊपर एक वसी राहदारी यानी कि बड़ा कॉरिडोर स्टेट भी बन चुका है। आलमी पॉलिसी के हलकों में यह बहस तेज हो चुकी है कि मशरिक़ वस्ता के इस नए बहरान के बाद तुर्की का इलाकाई किरदार मौशी और दिफाई दोनों सतह पर मजीद बढ़ेगा। अमेरिका खत्ते में डायरेक्ट जो मिलिट्री इंटरवेंशन है या जो खत्ते के चौकीदार के तौर पर वो काम कर रहा है, वो अपने इस वजन को कम करना चाहता है। यूरोप अपने अंदरूनी दिफा में मसरूफ़ है और चीन सिर्फ एक मुआशी ताकत है इस वक्त बज़ाहिर, जो मशरिक़ वस्ता को सिक्योरिटी फराहम करने का ख़तरा नहीं उठाना चाहता अंटे से स्टेज पर होकर वो अमेरिका को रिप्लेस कर सके। इस जियोपॉलिटिकल खला में तुर्की खुद को एक ऐसे मुतबादल के तौर पर पेश करता है जो बड़ी ताकतों से बात भी कर सकता है, दफाई ताउन भी दे सकता है और खित्ते की स्ट्रेटेजिक ज़ुबान को बेहतर समझता है। स्ट्रेटेजिक ज़ुबान से मेरी मुराद ये है कि वो ये जानता है कि मौके को किस तरह से अपने हक़ में इस्तेमाल करना है और किस मौके से कौन सा बेहतरीन रिज़ल्ट उसने हासिल करना है। अब आते हैं इस पूरे सरबराही इजलास के सबसे हसास पहलू यानी ग़ज़ा, लिबनान और इसराइल का मामला। नेटो तुर्की का मुस्तकिल रुकन है, लेकिन वो इसराइल की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ मगरबी इत्तेहाद के अंदर सबसे सख्त और वाज़े आवाज़ बनकर सामने आया है। अर्दवान के बयानिए में इसराइली खित्ते के अमन के इसराइल जो है वो खित्ते के अमन के लिए एक बड़ा ख़तरा बन चुका है। ये उनका बयानी हमेशा से रहा है और यहाँ नेटो के अंदर एक तादाद बड़ा खुलकर फिर सामने आता है कि अमेरिका इसराइल का सबसे बड़ा पुष्पना है, जबकि तुर्की अंकारा के फोरम पर खड़ा होकर तिल अबीब के इक़दाम पर सख्त तनकीद करता है। अटलांटिक काउंसिल ने इसी सूरत हाल को एक गहरा जो है स्ट्रेटजिक बहरान करार दिया है, जबकि जहां वाशिंगटन के दो सबसे अहम सिक्योरिटी पार्टनर्स यानी तुर्की और इसराइल एक दूसरे के बिल्कुल मुखालिफ सिमत में बढ़ रहे हैं। यही अंकारा इजलास का वो पोशीदा तनाव है जो नेटो के ऑफिशियल एजेंडे के पीछे मुस्तकिल मौजूद रहेगा।
नाज़रीन, आज दुनिया में बड़ी ताकतों का असर रसूख महदूद हो रहा है। दुनिया बदल रही है बहुत तेज़ी के साथ, और इसी वजह से जो मिडिल पावर्स हैं, यानी कि जो वस्ती ताकतें हैं, उनके आगे उभरने का दौर है, आगे बढ़ने का दौर है। और तुर्की इस पूरे ग्रुप में एक ख़ास अहमियत रखता है। तुर्की के पास एक ऐसा मुनफरिद तवाज़ुन मौजूद है जो बहुत से ममालिक के पास नहीं है, यानी कि बहुत कम ममालिक ऐसा तवाज़ुन रखते हैं कि वो नेटो के मेंबर भी है तुर्की, मुस्लिम दुनिया का एक बड़ा चेहरा भी है, रूस के साथ उसका कारआमद डिप्लोमेटिक चैनल भी बदस्तूर बरकरार है, और यूरोप के दिफा में वो एक ऐसी ज्योग्राफी पोजीशन रखता है जिसे किसी भी सूरत में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। इसीलिए एनकारा का ये सरबराही इजलास सिर्फ एक रवायती फौजी मुलाकात नहीं है, ये इस बात का वाज़ेह सिग्नल है कि अब आलमी सियासत के फैसले सिर्फ सुपर पावर्स बंद कमरों में नहीं कर सकती, बल्कि जो मिडिल पावर्स हैं या वस्ती ताकतें उर्दू में हम कहें तो उन्हें भी इस एजेंडे में शामिल करना पड़ेगा, इस फैसले में शामिल करना पड़ेगा, और वो इस एजेंडे को या इस फैसले को चेंज करने का अब पूरा वजन रखती हैं। अब इस पूरे मंजरनामे को पाकिस्तान और जनूबी एशिया के तनाज़ुर में अगर हम देखें तो ये हिस्सा जो पिछले कुछ मैंने व्लॉग्स आपके लिए किए हैं, ये उनसे हमें जुड़ता हुआ दिखाई देता है। हमने देखा कि कतर ने अपनी छोटी सी साइज़ के बावजूद भी अपनी पोजीशन को कैसे इंश्योरेंस डिप्लोमेसी में बदला। मुत्तहिदा अरब इमारात ने लॉजिस्टिक पोर्ट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपना असर शुरू का हथियार बनाया। सऊदी अरब ने अपने एनर्जी फंड्स को सिक्योरिटी डिप्लोमेसी में तब्दील किया, और तुर्किया ने अपने जोग्राफी को एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बना दिया। पाकिस्तान के पास भी एटमी सलाहियत अल्हम्दुलिल्लाह स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, और चीन के साथ सीपैक जैसे बड़े असासे मौजूद हैं। लेकिन सवाल वही है कि क्या हमने इन असासों को एक मरबूत खारजा पॉलिसी में तब्दील किया है। तुर्किया का मॉडल हमें यह सिखाता है कि खारजा पॉलिसी सिर्फ जज्बाती नारों से नहीं बनती है, और ना ही कोई खारजा पॉलिसी मुस्तकिल होती है। पोटेंशियल को हमेशा मईशत, मुस्तकिल मिजाजी और स्मार्ट पोजीशनिंग के जरिए दुनिया के सामने अपनी एक मखसूस महारत यानी नीश के तौर पे साबित करना पड़ता है। जहाँ तक आपकी डिप्लोमेसी में इदाराजाती इस्तेहकाम और मुआशी कुव्वत नहीं होगी, जोग्राफी वज़न और सुरख में तब्दील नहीं हो सकता है। मौजूदा जियो पोलिटिकल जो हक़ाइक़ हैं, उनकी बुनियाद पर आज के इस व्लॉग में मेरी 3 बल्कि 4 जो पेशन गोइयाँ हैं वो भी नोट कर लीजिए। मैंने पिछले प्रोग्राम में कहा था मैं कोई नजूमी नहीं हूँ, लेकिन जो हालात बता रहे हैं उनकी बुनियाद पर मैं अपने तकरीबन 3 दहाइयों के सहाफ़ती तजर्बे, जो मैंने ज़ाहिर के इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा कवरेज की है, बहुत से सरबराहान मुमलिकत को मुझे मिलने का इत्तफ़ाक़ हुआ है, दुनिया के उनको इंटरव्यू करने का इत्तफ़ाक़ हुआ है। उसके बाद मैं ये समझता हूँ जो क्या इस सारे सिलसिले में रिजल्ट क्या निकलेगा। पहली मेरी पेशन गोई ये है कि एनकारा समिट के बाद तुर्की अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को नेटो और गल्फ़ दोनों मार्केट्स के अंदर ज़्यादा जहराना अंदाज में प्रमोट करेगा। अमेरिका भी इस पोजीशन नहीं है कि तुर्की को मजीद वो दबा सके या पस से पुश डाल सके उसकी अहमियत को, लिहाजा मैं समझता हूँ कि तुर्की इस कमज़ोरी का अमेरिका की फ़ायदा उठाएगा, और नेटो और गल्फ़ दोनों जगह पर वो कोशिश करेगा कि वो अपने असले को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोख्त करे, और एक ऐसा ताल्लुक़ कायम करे गल्फ़ की मार्केट से भी कि वो उसके असले के मुस्तकिल गाहक हो जाए। सो आपका ताल्लुक़ फिर बदल जाता है जब उनकी सिक्योरिटी भी आप पर डिपेंडेंट हो जाती है। दूसरी पेशन गोई मैं ये समझता हूँ कि रूस और यूक्रेन जंग में फ़ौरी तौर पर तो कोई बड़ा मुआवजा नहीं होगा, मगर मुस्तक़बिल की किसी भी मुमकिना जो पीस टॉक्स हैं उनके लिए इस्तांबुल दोबारा एक अहम वेन्यू बन सकता है। तीसरा जो मैं बात कहना चाहता हूँ, ये मेरी थर्ड प्रेडिक्शन आप समझ लीजिए कि मशरिक़ वस्ता के मामले पर तुर्की और अमेरिका के माबैन शदीद सफारती दबाव रहेगा, मगर दोनों साइड इस नेटो इत्तेहाद के ख़ात्मे की हद तक नहीं जाएंगे, यानी कि ज़ाहिर के तनाव तो बरकरार रहेगा, लेकिन ये इस हद तक बिगड़ नहीं जाएगा कि नेटो पर इसका कोई असर होगा। चौथी बात है कि गल्फ़ स्टेट्स तुर्की की जो डिफेंस इंडस्ट्री, सिक्योरिटी कॉपरेशन और ट्रेड कॉरिडोर्स को पहले से ज़्यादा संजीदगी से देखेंगे, क्योंकि इस वक्त अमेरिका के रवैये के बाद, और जैसे इसराइल ने हमला किया कि ये मिडल ईस्ट कंट्रीज़ जो हैं वो ये सोच रही हैं कि अब अमेरिका पर ज़्यादा एतमाद करना मुमकिन नहीं है। सऊदी अरब ऑलरेडी पाकिस्तान के साथ एक सिक्योरिटी ताउन का मुआहदा उस पर दस्तखत कर चुका है, जिसमें मज़ीद भी ममालिक शामिल हो रहे हैं बशमुल तुर्किया के, और ओमान और दीगर ममालिक इम्कान ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि उसमें शामिल हो जाएंगे। इस वक्त तमाम गल्फ़ स्टेट खुसूसन ऐसे ममालिक की जानिब देख रही हैं जो उन्हें एक संजीदा अस्करी ताकत प्रोवाइड कर सकें और मुश्किल के वक्त में उनका साथ दे सकें। इसलिए गल्फ़ स्टेट्स जो हैं वो तुर्की की डिफेंस इंडस्ट्री, सिक्योरिटी कॉपरेशन और जो जारी के ट्रेडिंग के कॉरिडोर्स हैं उनको सीरियसली अब लेंगी, और एक तुर्की को एक मुतबादिल के तौर पर देखा जा सकता है। ये वक्त तुर्की के लिए जितना सुनहरा है, मैंने गुज़श्ता प्रोग्राम में भी कहा था कि जब आप सबकी आंखों का तारा बन जाएं तो फिर आपके लिए बहुत सारे मुश्किलात या मसाइल भी पैदा होने का इम्कान रहता है, क्योंकि जो मुल्क हर साइड से बातचीत का रास्ता रखता है वो आखिर में
ہر فریق کے شک کا نشانہ بھی بن سکتا ہے۔ یہ بڑا بیلنس ہوتا ہے کہ آپ کئی ممالک کو اگر ڈیفنس کی اشیاء پرووائڈ کر رہے ہیں تو ہر ملک کے ساتھ آپ کے تعلق اس نہج پر ہوں تعلقات کہ وہ سمجھے کہ ہاں آپ اس کا مشکل میں ساتھ دیں گے اور آپ کا تعلق اتنا پختہ ہو سکے۔ سو یہ ایک بڑا آرٹ ہے جو ہمیں آنے والا وقت بتائے گا کہ ترکیہ اس آرٹ میں کس حد تک مہارت رکھتا ہے۔ سو ناظرین، انقرہ میں جو نیٹو کا سربراہی اجلاس ہو رہا ہے وہ محض ایک عالمی میٹنگ نہیں ہے، یہ آنے والے نئے ورلڈ آرڈر کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے جہاں امریکہ بوجھ بانٹنا چاہتا ہے، یورپ خود مختاری خواہش مند ہے، روس جو ہے وہ نیٹو کو تھکانے کی اسٹریٹجی پر قائم ہے، اور ان سب کے بیچ میں ترکیہ کھڑا ہے، نہ مکمل طور پر مغرب نہ مشرق، بلکہ ایک ایسی وسطی طاقت جو ہر بحران کو اپنے اسٹریٹجک ویٹ میں بدلنا جانتی ہے۔ آج کا سوال جو آپ سے میرا یہی ہے کہ کیا ترکی واقعی ایک کامیاب برج بنے گا، یا ایک دن یہی برج خود بڑی طاقتوں کی کشمکش کا میدان بن جائے گا؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگلا پروگرام جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ حجاز ریلوے 2.0 ہے۔ آپ کو تاریخ کا اگر اندازہ ہو تو ایک ریلوے لائن سلطنت عثمانی کے زمانے میں بچھائی گئی تھی، اور اب میں سمجھتا ہوں کہ اس کا سیکنڈ فیز ہمیں دکھائی دے گا، حجاز ریلوے 2.0۔ اور گلف ٹو یورپ جو ٹریڈ کوریڈور ہے اور مشرق وسطی کا پورا نقشہ کیسے بدلنے جا رہا ہے، یہ میں آپ کی خدمت میں آنے والے ولاگ میں یہ ساری صورتحال رکھوں گا۔ میں ہوں فرحان اسلم، آپ دیکھ رہے تھے برطانیہ سے فرحان اسلم انفلٹرڈ۔ میں جیسے کہ عرض کر چکا ہوں گزشتہ 30 برس سے صحافت کے شعبے سے وابستہ ہوں، ریڈیو، ٹیلی ویژن، اخبار میں کام کر چکا ہوں، بے تحاشا انٹرنیشنل ایونٹس میں نے کور کی ہیں بشمول جنگیں، ہزاروں کے حساب سے ٹیلی ویژن پروگرامز کی ہیں۔ میرے بارے میں اگر جاننا چاہیں تو آپ میری ویب سائٹ farhanaslam.com پہ تشریف لے جائیے۔ اگر پروگرام پسند آیا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اسے اپنے دوستوں اور اقربا کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا۔ زندگی رہی تو بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا ایک اور نئے پروگرام کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔